एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, दैट इज COP15। आपको बताना है कि COP15 के लिए कौन सी कंट्री इसमें से होस्ट है। तो यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड सब आए थे और उन्होंने ये इस बात पे एग्री किया है कि अब हमें नए सेट ऑफ गोल्स बनाने की ज़रूरत है नेचर के लिए अगले डिकेड में। और निगोशिएटर्स ने इस कॉन्फ्रेंस में ये एग्री किया है कि अब ये $200 बिलियन स्पेंड करेंगे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए। कब तक? बाय 2030, ठीक है। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट कौन सी कंट्री थी? ये है कनाडा। उसके बाद कितना अमाउंट खर्च करने का प्लान बनाया गया है? $200 बिलियन। और कब तक के लिए ये रहेगा? 2030, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन इन द ईयर 2022। आपको बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन 2022 का कौन सी कंट्री बनी है। तो हमने बात की थी कि अर्जेंटीना ने हाल ही में फ्रांस कंट्री को हरा के पेनल्टीज में फाइनली ये खिताब जीत लिया है। और याद रखिएगा, अर्जेंटीना का ये 3rd फीफा वर्ल्ड कप टाइटल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। आपको बताना है कि 3rd और 4th पोजीशन पे कौन सी कंट्रीज रहीं इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में। हमने कल ही बात की थी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, सेला पास टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो सेला पास टनल सबसे पहले कौन बिल्ड कर रहा है? तो ये बिल्ड हो रहा है बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए टू द चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसको कितनी हाइट पे बनाया जा रहा है? 13,000 फीट पे। और फाइनली ये इंडियन आर्मी को एक्सेस प्रोवाइड करेगी टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नियर तवांग, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेला पास टनल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, राइथू बंधु इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। राइथू बंधु कौन से स्टेट की स्कीम है, आपको ये बताना है। तो ये स्कीम है तेलंगाना स्टेट की। और इसमें जो है गवर्नमेंट क्रॉप इन्वेस्टमेंट ऑफर करती है फार्मर्स को। और क्या रेट रहता है इसमें? 10,000 रुपीज पर एकड़ के हिसाब से, दोनों खरीफ और राबी सीजन में, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी 7,600 करोड़ रुपीस इनके बैंक अकाउंट में। कब तक? बाय द मंथ ऑफ जनवरी दिस ईयर, जबकि संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उससे पहले पहले, ठीक है। तो इसी वजह से बस ये न्यूज में था। आपको बस ध्यान रखने वाली बात क्या है? राइथू बंधु कौन से स्टेट की स्कीम है? ध्यान में रखिएगा, तेलंगाना स्टेट की। नेक्स्ट है, एज पर द यूनाइटेड नेशंस नेचर डील व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लैनेट इज सॉट टू बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। तो यूनाइटेड नेशंस नेचर डील के मुताबिक कितना % प्लैनेट का ऐसा है जिसको कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं 2030 तक। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस नेचर डील ने यह प्रपोज किया है कि हमें एटलीस्ट 30% प्लैनेट का सेव करना चाहिए बाय 2030, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो सिर्फ 17% टेरेस्ट्रियल एरियाज का और 10% मरीन एरियाज का प्रोटेक्टेड है बस, ठीक है। तो इस प्रपोजल के थ्रू रिच कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करें डेवलपिंग वर्ल्ड को और एटलीस्ट $20 बिलियन देने की कोशिश करें बाय
25 एनुअली, और उसके बाद इसको $30 बिलियन तक पहुंचाया जाए पर ईयर बाय 2030, अगर आप अपने इकोसिस्टम को सेव करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि कितने % प्लैनेट का हम सेव करना चाहते हैं 2030 तक, ये वैल्यू है 30%। नेक्स्ट है सरगम कौशल हु वॉज नेम्ड मिसेस वर्ल्ड 2022 इज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने में ही। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मिसेस वर्ल्ड 2022 जो बनी है इस बार, उनका नाम क्या है? सरगम कौशल, और ये इंडिया से हैं। ठीक है, इन्होंने 63 कंट्रीज के कंटेस्टेंट्स को हराया है और फाइनली 21 ईयर्स के बाद इंडिया को ये टाइटल मिला है। ओके, और मिसेस वर्ल्ड जो 2021 की थी, कौन थी? शेलिन फोर्ड। कौन सी कंट्री से? यूएसए से। इन्होंने इस क्राउन को फाइनली प्रेजेंट कर दिया सरगम कौशल को, जो कि विनर रही इस इवेंट में। और ये कहाँ से हैं? इंडिया की कौन सी सिटी से? तो ये मुंबई से हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि मिसेस पॉलिनेशिया ये फर्स्ट रनर अप रही, और इसके अलावा सेकेंड रनर अप थी मिसेस कनाडा। ठीक है, ये थी सेकेंड रनर अप। तो कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सबसे पहले मिसेस वर्ल्ड 2022 की कौन है? ये है सरगम कौशल। कौन सी कंट्री से हैं? तो इंडिया से। फिर ये पूछ सकते हैं कि इंडिया में ये खिताब कितने साल के बाद आया है? तो याद रखिएगा हमने 21 साल के बाद ये खिताब जीता है। उसके अलावा 2021 में मिसेस वर्ल्ड कौन थी? ये थी शेलिन फोर्ड। फर्स्ट रनर अप कौन रही इस इवेंट में? मिसेस पॉलिनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द कोएलिशन रिसेंटली फॉर्म्ड एट COP15 लेड बाय काबो वर्डे, समोआ एंड द सीशेल्स। तो COP15 में जो एक कोएलिशन फॉर्म किया गया है इन कंट्रीज के द्वारा, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो कुछ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं उन्होंने एग्री किया है कि हमें एक कोएलिशन फॉर नेचर फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट और अडॉप्ट किया जा सके एट द COP15 टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, और इस कोएलिशन को लीड किया है काबो वर्डे, समोआ एंड सीशेल्स कंट्रीज ने। इसका गोल क्या था इस कोएलिशन का? कि जो कॉमन SIDS प्रायोरिटीज हैं उनको बेसिकली डिफेंड किया जाए, साथ ही बायोडाइवर्सिटी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में पूरी कोशिश करी जाए। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ने एक कोएलिशन डेवलप किया है COP15 में, और इसका नाम क्या है? कोएलिशन फॉर नेचर। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। आपको बताना है कि इसके लिए होस्ट कौन सा स्टेट है। तो ये स्टार्ट हो चुका है 24 दिसंबर से। कहाँ पे? इन द स्टेट ऑफ केरला, और 2 लाख टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला मिस्टर पिनरई विजयन ने इनॉग्रेट किया इस 10 दिन के फेस्टिवल को, जिसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट के कल्चरल एंड आर्टिस्टिक यूनिकनेस को प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही इसके थ्रू रिच कल्चरल हेरिटेज भी दिखाई जाती है इंडिया की। ठीक है, तो याद रखिएगा बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल के लिए कौन सा स्टेट होस्ट है? तो ये है केरला। नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लाई करती है? सब जानते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो कि वर्क करते हैं ऑन द ग्रेट बैरियर रीफ, हाल ही में इन्होंने सक्सेसफुली एक नया मेथड ट्राई आउट कर लिया है, जिसके थ्रू ये कोरल लार्वे को फ्रीज और स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज? कोरल लार्वा को। तो साइंटिस्ट के मुताबिक इसके थ्रू आप जो रीफ्स हैं उनको रीबिल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमारा काफी ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है फिलहाल। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑलरेडी 4 ब्लीचिंग इवेंट्स को सफर कर चुके हैं पिछले 7 सालों में, जिसमें से सबसे पहला कौन सा था? ड्यूरिंग अ ला नीना फेनोमेना। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है विच कंट्री पुश्ड फॉर अ न्यू एंड डेडिकेटेड फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में कौन सी कंट्री है जिसने ये प्रपोजल रखा था कि हमें एक नया और डेडिकेटेड फंड सेटअप करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जिसके थ्रू जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको फिर से रिवर्स किया जाए, मतलब थोड़ा सा उसको कवर अप किया जाए। तो ये कंट्री थी इंडिया। ठीक है, और इंडिया ने ये भी बताया कि फिलहाल अर्जेंट नीड है कि हमें इस फंड को सेटअप जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, ताकि जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं
वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें अपना पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा कि जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो बेस्ड होनी चाहिए CBDR पे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, फुल फॉर्म फिर से सुनिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ओके, तो ये कंट्री कौन सी है? इंडिया। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक 2023? आपको बताना है कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 के लिए कौन सा स्टेट होस्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडिया एनर्जी वीक 2023 के इवेंट को कर्नाटका स्टेट में। कब? फरवरी 2023 में। ठीक है, और लगभग 10,000 डेलीगेट्स इंडिया से और अदर कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें डिफरेंट तरह के डिस्कशंस होंगे एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर और पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है, तो बेंगलुरु क्यों सेलेक्ट किया गया इसका होस्ट? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया एनर्जी वीक कब होगी? फरवरी 2023 में, और इसके लिए होस्ट कौन सा स्टेट है? तो ये है कर्नाटका। नेक्स्ट है, एज पर द रीसेंट डेटा व्हाट इज द ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप टू दिसंबर 2022 इन दिस फिस्कल? तो डेटा के मुताबिक जो ग्रॉस डायरेक्ट कलेक्शन है दिसंबर मंथ तक इस फिस्कल में वो कितना है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये वैल्यू थी 13.63 लाख करोड़ रुपीस और फाइनली ये 26% से राइज की है। ठीक है, एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो ग्रोथ है टैक्स में ये किस वजह से है? ड्यू टू TDS डिटेक्शन एंड हेल्थी कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स मॉपअप। ठीक है, तो रिफंड्स को फाइनली एडजस्ट करने के बाद जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है इस फिस्कल में वो 11.35 लाख करोड़ रुपीस पे है, जो कि 80% है टोटल बजट टारगेट का। ठीक है, तो बस ये वाला फिगर आपको ध्यान में रखना है कि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है अप टू दिसंबर इस फिस्कल में, तो 13.63 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इसको एस्टैब्लिश किया गया था 24 जुलाई 2020 में। ठीक है, और इसको फॉर्म किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो CCPA ने हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेयर्स को नोटिसेस भेजे हैं। किसको? जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड मीशो को। किस लिए? क्योंकि ये जो है इनके नॉर्म्स को वायलेट कर रहे थे रिगार्डिंग सेल ऑफ एसिड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसी वजह से अथॉरिटी थोड़ा सा न्यूज में थी। बस आपको ध्यान रखना है एज अ स्टैटिक जीके कि इस अथॉरिटी को कब फॉर्म किया गया था? 2020 में, क्योंकि रिसेंटली फॉर्म किया गया 2 साल पहले, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, एज पर द साउथ कोरिया एंड जापान विच कंट्री हैज फायर्ड 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स कोरियन पेनिनसुला? तो साउथ कोरिया और जापान के मुताबिक कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में 2 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को कोरियन पेनिनसुला में फायर किया है? तो इनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने ये टेस्ट किया है और इनको जो है 50 मिनट के अंतराल में दोनों ही मिसाइल्स को फायर किया गया एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 550 किलोमीटर्स, और इन मिसाइल्स ने कितना रेंज कवर किया है? 250 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री कौन सी है? नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? तो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स एंड पार्लियामेंटेरियंस ने हाल ही में एग्री किया है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इस डील में क्या हुआ है कि जो ETS सेक्टर्स हैं उनमें जो एमिशंस हैं उनको कट डाउन किया जाएगा बाय 62% 2030 तक। ठीक है, और ये जो 62% है ये कब से हम मेजर करेंगे? 2005 के लेवल से। ठीक है, और जो प्रीवियस गोल था वो कितना था? 43%। तो इस एग्रीमेंट से क्या होगा? जो एमिशन है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाएगा इन द क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ETS कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? ये है यूरोपियन यूनियन। और साथ ही ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है कि अब हमने डिसाइड किया है कि ETS सेक्टर में जो एमिशंस होते हैं उसमें हमें 62% तक कम करना है 2030 तक, और ये वैल्यू कब से नापेंगे? तो 2005 के लेवल से। ठीक है, नेक्स्ट है, विच फुटबॉलर वन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द FIFA वर्ल्ड कप 2022? एक्चुअली
अर्जेंटीना के एस फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने क्लिंच किया है गोल्डन बैट अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान, और किलियन मुबापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है फॉर बीइंग द टॉप गोल स्कोरर। ठीक है, इसके अलावा अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने जीत लिया है गोल्डन ग्लव फॉर बीइंग द बेस्ट गोलकीपर। और अभी हमने बात की थी कि अर्जेंटीना ने फ्रांस कंट्री को हरा के जीत लिया है फीफा वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, तो ये डिफरेंट हैं कैटेगरीज, तो आपको याद रखना है। बैट के लिए है लियोनेल मेसी, बूट के लिए है किलियन मुबापे और ग्लव के लिए है एमिलियानो मार्टिनेज। यहाँ पे बूट आपसे पूछ रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलियन मुबापे। नेक्स्ट है गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन विच पर्टिकुलर मंथ। तो गोवा लिबरेशन डे हम कौन से मंथ में ऑब्जर्व करते हैं? तो 19 दिसंबर 1961 में उस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने आर्म्ड फोर्सेस को सेंड किया था कोस्टल स्टेट में, और वहां पे पोर्तुगीज ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, गोवा और दमन एंड दीव इंडिया के यूनियन टेरिटरीज में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो तब से गोवा लिबरेशन डे हम हर साल एनुअली सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, जिसके अंदर में हमने पोर्तुगीज को हराया था और साथ ही गोवा को लिबरेट किया था 1961 में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा गोवा लिबरेशन डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं दिसंबर मंथ में। नेक्स्ट है विच सिटी इज द चेयर ऑफ अर्बन 20 इवेंट्स टू बी हेल्ड इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में अर्बन 20 का लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स को लॉन्च किया है। ठीक है, और अहमदाबाद को इसकी चेयरमैनशिप दी गई, जो कि होगी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, और इसको कंडक्ट किया जा रहा है अंडर द G20 समिट। ठीक है, सबको पता है कि इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी ले ली है दिसंबर 1 2022 से, राइट। और अर्बन 20 की बात करें तो ये एक तरह का सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है, जिसमें कि जो G20 मेंबर स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंट सिटीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं और फिर वो डिस्कस करती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट इश्यूज। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि अर्बन 20 इवेंट्स के लिए इंडिया से कौन सी सिटी होस्ट है, तो याद रखिएगा ये है अहमदाबाद। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस एज पर द NSF साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक हो गई है 3rd। ठीक है, और पिछले साल इंडिया की रैंक थी 7th। ओके, और ये इन्फॉर्म किसने किया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक्चुअली इंडिया का जो स्कॉलरली आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 2010 में कितने पेपर्स थे हमारे पास? 60,555, और 2020 में ये वैल्यू बढ़ के हो गई है 1,49,213 पेपर्स। ठीक है, तो बस ध्यान में रखिएगा कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 3rd। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन नेम्ड एज द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फॉर 2022। तो अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन लियोनेल मेसी को ये पर्टिकुलर खिताब मिला है, और इसी के साथ इन्होंने टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल भी जीता था, अभी जस्ट पीछे बात करी थी हमने। और इसके अलावा ये 7 गोल्स स्कोर किए थे अपने 5वें वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस साल के BBC स्पोर्ट पर्सनालिटीज वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर कौन बन गए? ये है लियोनेल मेसी। तो ये हो गए आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स की जो आजकल न्यूज़ में है, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़, और एट लास्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस या चीज़ें जो हाल ही में इनॉग्रेट हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले विनर्स पे आते हैं। विच टीम वन द FIH वुमेन्स नेशंस कप 2022 इन वेलेंसिया, स्पेन? कौन सी कंट्री है जिसने ये कप जीता है? तो ये है इंडिया। ठीक है, और इंडिया ने स्पेन को हरा के ये खिताब जीता था। याद रखिएगा इस पर्टिकुलर कप के लिए वेन्यू भी स्पेन था। विच इंडियन प्लेयर वन द $10,000 जूलियस बेयर चैलेंजर चैंपियनशिप इन टेल अवीव? इसको जीता है प्रज्ञनंदा आर ने। विच इंडियन वन द सिल्वर मेडल एट द वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप?
इसमें जो है मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? कोलंबिया में। ठीक है, सिल्वर इन्होंने जीता, तो गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है जियांग हुई हुआ ने। ठीक है, और ये चाइना कंट्री से बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा ये मीराबाई चानू का दूसरा मेडल है, क्योंकि पहला इन्होंने गोल्ड जीता था इस वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2017 के। विच कंपनी वन द बिड फॉर द रेनोवेशन ऑफ धरावी, द सेकेंड लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी इन एशिया? तो जो धरावी को रेनोवेट करने की बात है उसके लिए बिड जीत ली है फाइनली अदानी प्रॉपर्टीज ने। और याद रखिएगा अदानी प्रॉपर्टीज के साथ 2 और कंपटीटर्स थे इसमें। कौन कौन थे? DLF और श्री नमन डेवलपर्स। ठीक है, विच मिनिस्ट्रीज पैविलियन वन द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच एट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और ये जो ट्रेड फेयर है ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। विच कंट्री वन द डेविस कप टाइटल इन 2022? तो 2022 का डेविस कप किसने जीता है? कनाडा कंट्री ने। किसको हरा के? तो इन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। हु वन द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द टर्फ 2022 इवेंट? तो इस इवेंट में ये पर्टिकुलर अवार्ड जीता था अवनी लिखारा ने। और अवनी लिखारा कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? ये शूटिंग से रिलेटेड है। साथ ही याद रखिएगा कि इस इवेंट के दौरान सरकार तलवार को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके अलावा एक और नाम है जो आपको याद रखना है, श्रेय कद्यन का। इनको क्या मिला था? इनको मिला था स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा को अनाउंस किया गया था कि ये बेस्ट स्टेट है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, विच टेनिस प्लेयर वन द ATP फाइनल मेन सिंगल्स टाइटल इन 2022? तो ATP फाइनल्स का जो मेन सिंगल टाइटल था ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच कौन से कंट्री से हैं? ये है सर्बिया से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की। इंडिया 6th वंदे भारत ट्रेन वॉज इनॉग्रेटेड बिटवीन नागपुर एंड विच सिटी? तो इंडिया की जो 6th वंदे भारत ट्रेन है ये कौन सी 2 सिटीज के बीच में रन होगी? तो ये रन होगी नागपुर से बिलासपुर तक। ठीक है, और नागपुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इस ट्रेन को ऑपरेट कौन करेगा? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022? तो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए होस्ट है भोपाल। और कब होगा ये? जनवरी 2023 में। कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती हैं? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स? कौन सी इंस्टीट्यूशन के रिसर्चर्स ने हाल ही में एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेवलप किया है जिसके थ्रू आप सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? तो ये है IIT मद्रास। ठीक है, और पहला जो ये कन्वर्टर था इसको फाइनली डिप्लॉय भी कर दिया गया है तमिलनाडु में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से साल को डिक्लेयर किया गया है? तो याद रखिएगा ये है 2023। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है? तो ये है रोम। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? तो इंडिया का पहला गोल्ड ATM हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है हैदराबाद में। और इसमें कैसे वर्क करेगा ये ATM? इसमें आप एक ATM मशीन के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे कि आपको इतने अमाउंट का गोल्ड चाहिए तो उतने अमाउंट का गोल्ड एज अ आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ टेक्नोटेक्स 2023, इंडियाज प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल? टेक्नोटेक्स एक्चुअली इंडिया का प्रीमियर शो है टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर। और इसके लिए इंडिया की कौन सी सिटी होस्ट है? तो ये है मुंबई। विच सिटी इन्वोक्ड द स्टेज 3 ऑफ रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू टैकल पॉल्यूशन? तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फाइनली ग्रैब का भी स्टेज 3 किसने इंट्रोड्यूस कर दिया है? तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था न्यू दिल्ली का वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था, डेटेरियोरेट हो रहा था। और इस वजह से नई दिल्ली को अपना स्टेज 3 भी फाइनली इंट्रोड्यूस करना पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और, वेस्ट बंगाल ने कुछ दिनों पहले ग्रैब को इंट्रोड्यूस कर लिया है अपने स्टेट में, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पीछे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। किसी को अगर नहीं याद है तो वो पीछे के लेक्चर जाकर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे रिवीजन हो रहा है तो सिर्फ हम लोग एज अ वन लाइनर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग
हेल्ड इन इंडिया। तो जो पहली G20 शेरपा मीटिंग थी इंडिया की, ये कहाँ पे हुई थी? उदयपुर, राजस्थान में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिखाई देगा। इसके बाद हम लास्ट में कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस कर लेते हैं। विच कंट्री इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल? तो हाल ही में जर्मनी ने अपना पहला LNG टर्मिनल इनॉग्रेट किया है। रीजन क्या है? पहले ये रशिया से अपना फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है तो इसकी वजह से जर्मनी अब सेल्फ रिलायंट होना चाहता है, और यही रीजन है कि इन्होंने अपना पहला LNG टर्मिनल इनॉग्रेट कर लिया है, ताकि इन्हें रशिया के ऊपर डिपेंड अब ना होना पड़े। ICMR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? तो ये जो रिसोर्स फैसिलिटी है एनिमल्स के लिए फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, हाल ही में ये इनॉग्रेट हुई है हैदराबाद में। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ इनॉग्रेटेड 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स इन विच इंडियन स्टेट? तो 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उड़ीसा स्टेट में इनॉग्रेट किए हैं। याद रखिएगा, D.Y. चंद्रचूड़ इंडिया के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन विच इंडियन स्टेट? तो हमने इसको इनॉग्रेट किया है गोवा स्टेट में। मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है गोवा में। द रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट इज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये पहला है नॉर्थ ईस्ट में, और कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है असम स्टेट में। कमिंग हाइड्रो पावर स्टेशन विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और एक एयरपोर्ट भी अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, इसका नाम है डोनिये पोलो। ओके। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ONGC's यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटीज इन विच इंडियन स्टेट? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ONGC की यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटी हाल ही में इंट्रोड्यूस करी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट इनॉग्रेशंस जो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमें वो ठीक लगेगा, रिलायबल लगेगा, तो डेफिनेटली हम लोग उसको इस लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuzad Sana signing off.